हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा लग रहा है ना, हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। चलिए आज उसे सीखने को हम आगे बढ़ाते हैं और आज अपना पॉलिटी का यानी कि संविधान में आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी में संविधान के भाग। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या बनता है कि पहला भाग। कौन सा भाग? पहला भाग। पहला भाग क्या है उसका? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहला भाग कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। तो इससे थोड़ा सा पहले समझते हैं कि राज्य और उसके क्षेत्र का क्या मतलब है। भाई देखो, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो वे कैसे छोड़कर गए थे? छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ छोड़कर गए थे। कहते जैसा हम आए हैं वैसा हम जा रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, अब तुम चाहे भारत बन के रह लो चाहे तुम अलग बन के रह लो, जैसे रहना है रियासतों को बोल के चले गए। अब हुआ क्या? अब भारत को एक करने का काम किसने किया? हम सभी को पता है भारत को एक करने का काम किसने किया? लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने सभी रियासतों को आपस में क्या किया? विलय करना शुरू किया। अब कैसे भी विलय किया सभी को पता है भाई, बड़ी तेज दिमाग के थे, अच्छे से सोच विचार के लोगों को समझा के उसमें शुरू किया मिलाना। तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? जूनागढ़। जूनागढ़ कैसे मिला था? जनमत संग्रह से। मतलब वहाँ के लोगों से पूछा गया कि भाई आप अलग रहना चाहते हो, भारत के साथ रहना चाहते हो? तो सभी ने क्या कह दिया? हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। दूसरा हैदराबाद। हैदराबाद क्या कह रहा था कि मैं अलग रहना चाहता हूँ, लेकिन वो बीच का पार्ट हमारे देश के एकदम बीच में पड़ता है, उसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे। तो उसे कैसे मिलाया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। उसके चारों ओर पुलिस लगा दी गई और फिर उसको समझाया गया भी मिल जाओ हमारे में, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। अगला क्या था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारे साथ कैसे आया? विलय पत्र। भाई राजा हरि सिंह ने संधि कर ली कि वो भारत के साथ रहेगा और हम उसकी रक्षा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे इससे। अब देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो नाम दिया गया हमारे देश का, वो क्या दिया गया है? इंडिया। वो क्या नाम दिया गया है? इंडिया। और इंडिया को क्या बताया? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। पूरे संविधान में कहीं भी संघीय वर्ड यूज नहीं किया है। कौन सा वर्ड यूज नहीं किया है? संघीय वर्ड यूज नहीं किया है। तो हम याद रखेंगे कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ। आर्टिकल 3 हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे भाई, सारा तो हमें नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो उसी को कर रहे हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्य को निर्माण, सीमा या नाम में कोई भी परिवर्तन करना हो। मान लो तुम्हें नया राज्य बना है, जैसा 2014 में कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। मद्रास का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? चेन्नई। या बॉम्बे का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सॉरी, ये तो शहर का नाम हो गए, किसी राज्य का नाम बदलना है तब उसके लिए क्या करते हैं? कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? निर्माण, सीमा या नाम में परिवर्तन के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? आर्टिकल 3। जैसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, फिर उत्तम प्रांत हुआ, उत्तर प्रदेश है, इस तरीके से। 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश बना। 1 तिरपन 1953 को क्या हुआ? आंध्र प्रदेश बना। और ये भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य था? पहला। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के अध्यक्ष, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। आगे बढ़ते हैं भाई। ये मेरा नाम है प्रिंस जैन। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हम कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? ये आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग। अब जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। भाई हमारे देश में रहना है तो नागरिकता लेनी होती है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे, वो समझते हैं। भारत में किस तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारत में किस तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता। और ये कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड। इंग्लैंड का मतलब यूके या ब्रिटेन। जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसका आंसर देंगे भैया। तो यूके मिलेगा या ब्रिटेन मिलेगा या इस तरीके से लंदन भी लिखा है वो मिल सकता है, इंग्लैंड भी मिल सकता है, तो हम उसी के हिसाब से आंसर देंगे। एकल नागरिकता होती क्या है? एकल नागरिकता क्या होती है? एक प्रकार की नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है? एक ही नागरिकता
जैसे अगर मैं भारत की नागरिकता ले लेता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी कहीं भी जाके रह सकता हूँ। लेकिन दोहरी नागरिकता में क्या होता है, दोहरी में क्या होता है, आपको देश की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और आपको स्टेट यानी कि राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। ये कहाँ पर है, अमेरिका में। भाई आपको कौन सी स्टेट में रहना है उसकी भी नागरिकता क्या करनी पड़ती है, अलग से लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, आप भारत की नागरिकता लेकर कहीं पे भी रह सकते हैं। भारत में कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 5। कौन कौन से, जन्म से। किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद यदि भारत में हुआ है तब उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा क्या है, वंश परंपरा। यदि किसी के माता या पिता 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रह रहे थे तब भी उसको क्या मिल जाएगी, वंश परंपरा से क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता। तीसरा क्या है, देशीयकरण। चौथा क्या है, पंजीकरण। भाई दूसरे देश का आदमी आया और यहाँ पे रहना चाहता है तो उसे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, भूमि विस्तार। मान लो हमारा देश कहीं और फैलाने लगता है अपनी विस्तारिता, मान लो हम श्रीलंका को अपने में मिला लेते हैं, तिब्बत को अपने में मिला लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पर हमारे देश का भूमि विस्तार फैलेगा वहाँ के लोगों को भी क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चलिए ये तो सीख लिया हमने मिलने का तरीका। अगर मान लो कोई भारत से जाना चाहता है, वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भारत की नागरिकता त्यागना चाहता हूँ, तो वो कितने प्रकार से हो सकता है, वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है तो भारत की त्याग कर दे स्वयं। भाई वो क्या कर दे, खुद ही लेटर दे दे गवर्नमेंट को लिख के कि भाई मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म। या फिर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लो। मान लो किसी ने यूएसए की नागरिकता ले ली, किसी ने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तब उसकी क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, तब उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। या फिर सरकार ही किसी की नागरिकता छीन लो, मान लो किसी ने देशद्रोह कर दिया या ऐसा काम कर दिया कि अब हम नहीं चाहते कि वो हमारे देश में रहे, तो सरकार क्या करती है, उससे नागरिकता छीन लेती है, फिर वो हमारे देश का नागरिक नहीं रहता। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का तीसरा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, तीसरा भाग, वो क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35। अच्छा अब समझते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए। इसे भारत का मैग्ना कार्टा, इसे भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। किसे, मौलिक अधिकार वाले सेक्शन को, यानी कि 12 से 35 का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। आगे देखते हैं, मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं। भाई वैसे तो मूल अधिकार सभी के हैं, लेकिन मान लो अगर भारत में राष्ट्र आपातकाल लग गया तब क्या होगा, सबके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। लेकिन उसमें एक अपवाद है, उसमें आप जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत दोष सिद्धि ये वाला आर्टिकल नहीं छीन सकते, ये वाला मूल अधिकार उससे नहीं छीन सकते। कौन कौन सा है, 20 और 21, 20 और 21, इसे पढ़ेंगे आगे मूल अधिकार के अंदर ही धीरे धीरे। अभी समझते हैं 44वें संशोधन 1976 में संपत्ति का जो अधिकार था वो कौन से में था, 31 में। वो कैसा था, पहले मूल अधिकार था, उस मूल अधिकार को हटाकर क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। कौन सा आर्टिकल में जोड़ दिया, 300A में। कहने का मतलब जैसे माता पिता की संपत्ति है तो लोग क्या करते थे, अपने माता पिता को बाहर फेंक देते थे, उनकी संपत्ति हड़प लेते थे, कहते थे ये तो हमारा मूल अधिकार है, देखो लिखा हुआ है 31 में, देखो लिखा हुआ है 29A में, 19A में। तो सरकार ने देखा ऐसे तो भाई बूढ़े व्यक्तियों की बहुत बेकदरी हो रही थी, बहुत अपमान किया जा रहा था, तो उसको क्या हटा दिया गया, उसको मूल अधिकार से हटाकर किस में कर दिया गया, कानूनी अधिकार में, कि नहीं भाई संपत्ति का अधिकार अब क्या है, आपका कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिलेगी। पॉइंट समझ में आया। चलिए मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं हमारे देश में इस टाइम पे, मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, 6। पहले कितने थे, 7। पहले थे 7, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको तो हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या किया, हटा दिया, तो अब कितने रह गए, 6। पहला कौन सा है, समता का अधिकार। पहला कौन सा है, समता का अधिकार, इक्वालिटी जिसे बोला जाता है।
जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेलिटी। ये कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18। कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18। अभी आपको याद करने पड़ेंगे कैसे। आर्टिकल 14 में क्या कहा है कि सभी पर कानून लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो पीएम है, सीएम है, अंबानी है, टाटा है, छोटा है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, उस पर क्या होगा, सभी कानून लागू होंगे और समान रूप से लागू होंगे। अगर मर्डर की सजा, मृत्यु है, 302 लगता है, तो सभी के ऊपर ही क्या लगेगा, 302 ही लगेगा। आर्टिकल 15, इसके ऊपर तो पिक्चर भी बनी थी आयुष्मान खुराना की, क्या थी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, रंग आदि के द्वारा आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप मनुष्यों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, नस्ल, जाति, रंग आदि के कारण आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 15। फिर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समान अवसर। मतलब किसी को अगर नौकरी चाहिए या काम धंधे करने हैं तो सभी को क्या है, बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। वैसे मिलता नहीं है, लेकिन बोला गया है कि संविधान में मिलना चाहिए। जो आरक्षण है वो किसके तहत ही है, 16 के। भाई जो कहते हैं कि ये पिछड़े हुए हैं, इनको बराबरी का अवसर देना है, इसलिए इनके लिए क्या कर दिया गया, कुछ आरक्षण का प्रबंध कर दिया गया। तो लोक नियोजन में समान अवसर कौन से में है, 16। इसका मतलब है जो, आप ऐसा समझ सकते हैं। लोक नियोजन का क्या मतलब है, जो। 17 का मतलब है छुआछूत का अंत। पहले क्या होता था, मंगल पांडे आपने देखी होगी, अरे मेरे से दूर रही हो, ओ मेरे से दूर रही हो, तू तो वो हैगा, तू तो वो हैगा, मेरे पास मत आइयो, अछूत है, ये है। तो इसका अंत जो किया गया कि वो कौन से इससे किया गया, आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता, इसे बोलते हैं अनटचेबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी का अंत। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। पहले आपने सुना हुआ राय बहादुर, जगमोहन, वीर पुरुष, ये फलाना ठिकाना, तो अपने आप से क्या कर दी जाती थी, उपाधियां दे दी जाती थी। जैसे अंग्रेज सर की उपाधि दे देते थे, सर इस तरीके से, सर जॉर्ज, इस तरीके से। तो उपाधियों का अंत क्या कर, उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया कि भाई नहीं, राय बहादुर, सर वगैरह ये कुछ नहीं रहेंगी। लेकिन आज के टाइम पे भी उपाधि दी जाती हैं। एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद कहाँ पे है, जैसे किसी को मिलते हैं प्राइज, सेना में उपाधि मिलती है, परमवीर चक्र विजेता, या इस तरीके से जो मिलते हैं, ये सब क्या है, अभी भी मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली इनका क्या कर दिया गया है, अंत। नेक्स्ट है आपका जो अधिकार है वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22। ये कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22। आप समझते हैं 19 में ना बहुत सारे अधिकार हैं, एक एक करके समझते हैं। बोलने की स्वतंत्रता। भाई आप सड़क पे खड़े होकर किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, मोर्चा निकालते हो, तो ये कौन सी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है कि भाई मैं बोलना चाहता हूँ, आवाज़ उठाना चाहता हूँ। तो ये कौन से आर्टिकल में मिलती है, 19A। दूसरा, सभा करना। भाई जैसे कवि सम्मेलन बना लिया या आपने जागरण कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो यह क्या कर रहे, सभा लगा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये आपको आज़ादी कौन सी देती है, 19B। संघ बनाना। संघ का मतलब ग्रुप, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या NGOs जितने बनते हैं, जितने भी NGO वगैरह बनते हैं, जितने भी ये सब बनते हैं, ये कौन सी आज़ादी है, 19C। अगला, देश में कहीं भी आना जाना। मान लो अभी कोई दिल्ली में रह रहा है, उसका मन कर रहा है, मौसम अच्छा रहा है, चलो गुवाहाटी घूम के आते हैं, चलो कुल्लू मनाली घूम के आते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको वहाँ की सरकार से परमिशन लेनी है, बस कि टिकट कराया और घूमने चले गए, है ना, ऐसे तो जाते हो। तो ये कहाँ से आती है, हमें ये कहाँ से आज़ादी मिलती है, आर्टिकल 19। कौन सी स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अगला, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। भाई मान लो किसी का काम, किसी की नौकरी अभी दिल्ली में लग रही है, तो दिल्ली में फ्लैट लेके रह रहा है, फिर उसका ट्रांसफर बेंगलोर कर दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, क्या दिल्ली में ही रह सकता है, नहीं, उसे कहाँ रहना पड़ेगा, बेंगलोर में रहना पड़ेगा। तो फिर वो वहाँ मकान लेके रहने लगता है, फिर वो खूब पैसा कमाता है, बूढ़ा हो जाता है, सोचता है यार अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहीं एक जगह बढ़िया सी खंडाला में जाके फार्म हाउस लेके ज़िंदगी भर रहूँगा, तो वो महाराष्ट्र पहुँच जाता है। तो भाई उसकी मर्जी है, वो कहीं पे भी जाके रह सकता है। तो ये आज़ादी कहाँ से मिलती है, 19E, कहीं भी निवास करने या काम करने की आज़ादी। कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हो,
ऐसा नहीं है जैसे पहले कहा था कि महाभारत में सूत्र का पुत्र है तो सूत ही बनेगा, क्षत्रिय का पुत्र है तो योद्धा ही बनेगा, चमार का पुत्र है तो चमार बनेगा, या किसी का व्यापारी का बेटा है तो व्यापारी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर का बेटा है चाहे तो डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे बिजनेसमैन बन जाए, चाहे वो कुछ भी ना बने, उसकी मर्जी है। अभी पैसा जितना था वो कुछ नहीं बनता, वो तो अपने पापा के पैसे बैठ के खा रहा है मजे से, उसे क्या दिक्कत है। तो कोई भी व्यापार करने की आज़ादी आपको कहाँ से मिलती है? 19G। तो ये कौन सी आज़ादी, ये कौन सा आर्टिकल हो गया? 19, या स्वतंत्रता का अधिकार। अगला देखते हैं 20, अपराध सिद्धि तक संरक्षण। भाई हमने 19 समझा, अब हम कौन सा समझ रहे हैं? 20, अपराध सिद्धि तक संरक्षण। मतलब कहने का कि जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता आपको सजा नहीं मिल सकती। ऐसा थोड़ी है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो रहा तुम किसी को चोर कहोगे उसके हाथ काट दोगे, नहीं। अपराध जब तक सिद्ध नहीं होता तो उसको क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है। भाई उसको आप क्या नहीं कह सकते? चोर नहीं कह सकते, या उसको सजा नहीं दे सकते। तो देखो इसमें अब क्या क्या है कि एक जुर्म के लिए एक बारी सजा मिलेगी। मान लो किसी ने खून कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि आज छोटे जजों से पहले कह दिया कि तू 10 साल की सजा काट, जैसे वो बाहर आया फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि सर 10 साल की तो सजा कम है, उसे दोबारा से सजा देनी चाहिए। नहीं, अगर उसने एक अपराध के लिए एक बार सजा भुगत ली है तो आप उसे दोबारा सजा नहीं दे सकते। तो आप किसी को एक अपराध के लिए कितनी बार सजा दे सकते हो? एक बार। अगर उसने दोबारा किसी और का खून कर दिया तो सजा दे दो दोबारा से, है ना। जो कानून था उसी के अनुसार सजा। कैसे? मान लो आज कह रहे हैं कि आज चोरी करने के लिए 5 साल की सजा मिलेगी। 2020 में चोरी करने के लिए कितने साल की सजा है? 5। 2025 में जाके वो सजा बढ़ा के 7 साल की कर दी, और किसी ने चोरी 2020 में करी है तो उसे 2020 के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केस चलता रहा 2025 तक तो 2025 के अकॉर्डिंग सजा मिल जाएगी, नहीं। 2020 में अगर 5 साल की सजा थी और 2025 में यदि 7 साल की सजा थी, और जुर्म अगर 2020 में हुआ है तब उसे जो सजा मिलेगी वो 5 साल की ही मिलेगी। जिस समय कानून जो था उसी के अकॉर्डिंग होगा, कि जिस समय वो कोई गुनाह हुआ है उस समय जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को आप खुद के लिए गवाही देने के लिए विवश नहीं कर सकते। मान लो किसी को पुलिस ने पकड़ा और जबरदस्ती पीट पीट के कह दिया कि तुझे यही बोलना पड़ेगा अदालत में, अब वो जाके वहां पे बोल दे, और भैया वो वहां पे जाके ना बोले, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। भाई पुलिस के डर से मान लो उसने पुलिस के सामने तो कह दिया जी हाँ मैं बोल दूंगा, लेकिन अगर उसने कहा कोर्ट में जाके कि नहीं जी मैंने वो काम नहीं करा, तो यही माना जाएगा कि उसने वो काम नहीं किया जब तक कि और कुछ सबूत पेश नहीं करोगे। तो खुद की गवाही दे या ना दे वो उसकी क्या है? मर्जी है। भाई इतना पॉइंट समझ में आया आपको? चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन की रक्षा। जीवन की रक्षा का आर्टिकल कौन सा है? 21। ये दोनों आर्टिकल जो थे 20 और 21 क्या समझाता? आपातकाल में स्थगन नहीं होते, आपातकाल में कैंसिल नहीं होते। 21 के ए में क्या? भाई जीवन की रक्षा आप किसी को ऐसे ही फ्री में मृत्यु नहीं दे सकते हो जब तक उसने ऐसा कोई काम ना किया हो। 21 ए क्या कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है या सरकार का कर्तव्य है, कुछ भी है, लेकिन एक बच्चे का जो अधिकार है वो क्या है? अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना एक बच्चे का क्या है? मौलिक अधिकार है। कौन से संशोधन से जोड़ा गया? 86वें संशोधन से 2002 में, 86वें संशोधन से 2002 में। अगला, गिरफ्तारी से संबंधित। मान लो पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं। वे क्या क्या अधिकार है? वो अपनी मर्जी का वकील कर सकता है, चाहे छोटा वकील कर ले, चाहे बड़ा वकील कर ले, चाहे कैसे भी कर ले, उसे वकील मिलेगा, वो वकील मिलेगा उसको। किसी को पुलिस ने अगर पकड़ा है तो उसे 24 घंटे के सामने क्या करना पड़ेगा? जज के सामने पेश करना पड़ेगा। मान लो किसी ने पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली तो ऐसा नहीं है कि 1 महीना जेल में सड़ाने के बाद तुम उसे जज के सामने पेश करोगे, नहीं। 24 घंटे के अंदर तुम्हें उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? जज के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर तुमने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसे ये बताना पड़ेगा कि गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। ये नहीं कि जैसे मन चाह उठा के चल दिया, बैठा रहे चुपचाप से, वो पूछे आ रहा जी मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, नहीं, आपको बताना पड़ेगा, ये उसका अधिकार है। वैसे पुलिस बताती नहीं, अगर उठाना है तो उठा लेगी, लेकिन अधिकार क्या है कि अगर गिरफ्तारी की है तो उसका कारण बताना पड़ेगा। एक है निवारक निरोध। एक क्या है? निवारक निरोध। इसमें क्या है? मान लो तुम्हें ये लगता है कि भाई ये व्यक्ति तो घना ही
बहुत ज़्यादा ही बुरा है, ये कुछ कांड कर सकता है, किसी ने किसी को मारने की धमकी दे दी, तब आप उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकते हो। तब आप उसे क्या कर सकते हो, अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर सकते हो। यदि आपको ये लगता है कि भाई ये अपराध करेगा, मान लो किसी ने बहुत गुस्से में है और कोई किसी को धमकी दे देता है मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है कि तू उसे धमकी दे रहा, तू सच में मार देगा, जब तक तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता हम तुझे वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या है, अपराध से पहले गिरफ्तारी। इसे क्या बोलते हैं, निवारक निरोध, यानी कि कोई भी अपराध होने से रोकना, कोई भी अपराध होने से रोकना। चलिए, तीसरे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 23 से लेके 24, 23 से 24। ये क्या कहता है, आर्टिकल 23 क्या कहता है, जो मानव बिक्री है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, कि भाई इसकी किडनी निकाल लो, उसका दिल निकाल लो, उसकी आंखें निकाल दो और बेच दो, ये सब क्या है, अपराध है। ये सब क्या है, अपराध है। मानव बिक्री पर रोक। आर्टिकल 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम के आयु से आप मजदूरी नहीं करवा सकते। 14 वर्ष से कम की आयु के बालक से आप मजदूरी नहीं करवा सकते, यानी कि बाल श्रम। ये कौन सा आर्टिकल में है, 24। अगला देखते हैं। भाई शोषण इस तरीके से है, किसी का अंग निकाल के बेच दिया है, किसी के बाल को जबरदस्ती काम करवा लिया। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा जो भाग है या चौथा जो मूल अधिकार है वो कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता। ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। पहला 25वां क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान ले। भाई आप देखते रहो धर्म परिवर्तन होता है, आज कोई ईसाई है, कल कोई मुस्लिम हो गया, फिर वो क्रिश्चियन, फिर वो कुछ हो जाता है, फिर वो कुछ हो जाता है, उसकी मर्जी है, वो चाहे जौन सा भी धर्म अपना ले, आप उसको नहीं रोक सकते। आप वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। भाई आपने पूछा तुमने ये धर्म क्यों बदल लिया, तो वो बताएगा मैंने क्यों बदल लिया, उसकी मर्जी, वो प्रचार प्रसार कर रहा है फिर। तो ये उसका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। भाई किसी ने कोई धर्म है, वो उसके हिसाब से कमेटीज बना रहा है, मंदिर बना रहा है, मस्जिद बना रहा है, गुरुद्वारा बना रहा है, तो ये बनाने की उसको क्या है, स्वतंत्रता है। भाई तुम अपने धर्म के हिसाब से अपने संस्थाएं बना सकते हो। आर्टिकल 27। राज्य जबरदस्ती किसी एक अकेले से कर नहीं ले सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मंदिरों से तो तुम कर ले लोगे और मस्जिदों से कर नहीं लोगे, या फिर मस्जिदों से कर ले लोगे और मंदिरों से कर नहीं लोगे। अगर आपने कर लिया तो आपको सभी से लेना है, और अगर आपने कर नहीं लिया है तो आप किसी से भी कर नहीं ले सकते। सभी धर्म आपको एक समान देखने पड़ेंगे। आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भाई ऐसा नहीं है कि अब देखते हो सरकारी स्कूल में ऐसा तो है नहीं कि महाभारत, कुरान या बाइबल सिखाई जाती है, नहीं, वहाँ पर नॉर्मल पाठ्यक्रम चलता है और उस पाठ्यक्रम में किसी भी धर्म की कोई किताब नहीं होती। और एक इम्पोर्टेंट बहुत पूछता है भाई, आप किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती पूजा प्रार्थना आदि में शामिल नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में एक प्रेयर होती है, मान लो उसमें अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं भाई ये मेरे धर्म के अनुसार सही नहीं है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते नहीं भाई तुम्हें ये प्रेयर पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, नहीं, आप ऐसा उसको मजबूर नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल है, 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पांचवा, जो हमारा पांचवा अधिकार है वो क्या है, पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति व शिक्षा की संबंधित जो है रक्षा करना। जो अल्पसंख्यक है, आप इसे किससे जोड़ सकते हो, अल्पसंख्यक से। ये किसके लिए है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक शिक्षक संस्कृति व शिक्षा संबंधी, ये क्या है, 29 और 30। भाई अल्पसंख्यक कौन है, जिनकी हमारे देश में संख्या कम है, जैसे हिंदू है, पारसी है, मुस्लिम्स हैं, इन सिख है, ईसाई है, इन सब की संख्या क्या है हमारे देश में कम है, तो इनको क्या बोला जाता है, अल्पसंख्यक। पहला जो 29 है, जो आर्टिकल 29 है, वो क्या कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा होगी। मतलब एक अल्पसंख्यक व्यक्ति है, वह अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज की रक्षा कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर मान लो कोई कहता है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे जल चढ़ाना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं भाई जल ऐसे नहीं चढ़ाओगे, ऐसे चढ़ाओगे, नहीं, उसके धर्म के अकॉर्डिंग अगर ऐसे होता है तो वो वैसे करे, उसकी मर्जी है।
30, आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक अपना शैक्षिक संस्थान चला सकता है तथा सरकार भेदभाव नहीं कर सकती पैसे देने में। कैसे? मतलब मान लो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो मुस्लिम्स ने बनाई हुई है। मान लो जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं चर्च वगैरह के जो अंदर होते हैं ईसाई बनाते हैं। जैसे जैन कॉलेज है तो जैन माइनॉरिटी बना रही है। तो क्या होती है कि भाई एक अल्पसंख्यक अपने लिए एक अलग से शैक्षणिक संस्थान बना सकता है और सरकार उसे वैसे ही मदद करेगी जैसे वो अन्य संस्थाओं को मदद कर रही है। ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम को ज़्यादा दे देगी और कॉन्वेंट को कम देगी, या कॉन्वेंट को ज़्यादा दे देगी और सनातन को कम दे देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको वो क्या करेगी, बराबर समझेगी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा। अब मान लो हुआ क्या, हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली कि भाई कोई सा भी धर्म अपना लो, कोई सा भी कुछ भी कर लो, कहीं घूम लो, कहीं फिर लो, कोई भी काम कर लो, कैसे भी रह लो, लेकिन किसी ने हमें ऐसा करने से रोक दिया, फिर तुम क्या करोगे? कहोगे कि ये तो ऐसा है, कहेगा मैं तो नहीं मानता, कर ले क्या करें। अगर आपके किसी ने मौलिक अधिकारों का हनन किया है तब आप क्या कर सकते हो, इस वाले का यूज करोगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब किसी ने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया, उल्लंघन किया, तोड़ दिया उसको, तो आप क्या करोगे, केस कर सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। क्या कर सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। इसे अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। उसने कौन सा क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया, किसको कहा गया, आर्टिकल 32, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, या तो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। इसके तहत 5 प्रकार की रिट्स दायर होती हैं। कितने प्रकार की रिट्स दायर होती हैं, 5 प्रकार की। भाई केस करोगे तो किसके तहत केस करोगे, 5 प्रकार से केस कर सकते हो। कैसा? पहली क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है कि मान लो किसी ने, पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और हमने अभी पढ़ा था कि 24 घंटे के अंदर उसे अदालत में पेश करना है, लेकिन उसने किया नहीं, तो आप कोर्ट में ये वाली रिट लगा सकते हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पुलिस वालों को शरीर व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट कहेगा कि भाई जो तुमने व्यक्ति गिरफ्तार किया था उसे मेरे सामने प्रस्तुत करो। और कैसे, ऐसा नहीं है कि वीडियो कॉलिंग करवा ली और फोटो दिखा दिया और हो गया, नहीं, शरीर पूरा अच्छे से भाव, जैसा जिंदा है, मरा है, जैसा भी है, उसे मेरे सामने लेके आओ, कोर्ट ये कहेगा। अगला परमादेश। परमादेश, मान लो कोई अधिकारी अपने अधिकारों का सही पालन नहीं कर रहा। मान लो कोई डीएम है, तुमने कोई एप्लीकेशन दी जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनने की, तुम्हारे सारे कागज सही है और वो साइन नहीं करके दे रहा, वो कह रहा है पैसे दो मुझे, तो तुम क्या करोगे, कोर्ट में केस कर दोगे। कहोगे कि सर वो अधिकार अपने सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो काम उसे कहा है करने के लिए वो नहीं कर रहा है। तब अदालत क्या कहेगी, उससे कानून का पालन करवाएगी। उससे क्या करेगी, कानून का पालन करवाएगी। कहेगी कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करनी पड़ेगी। जैसे अभी कोरोना है और पुलिस वाले ये कहते कि नहीं जी हम तो सेफ्टी नहीं करेंगे, हम तो सिक्योरिटी नहीं करेंगे, तो लोग क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कि भाई पुलिस वालों का काम सेफ्टी है और वे सेफ्टी नहीं दे रहे, या डॉक्टर है और डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का क्या मतलब है कि मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया जिसके पास अधिकार नहीं है, तो उसे काम करने से रोकना। मान लो जैसे पुलिस है, चालान काटने का काम किसका काम है, ट्रैफिक पुलिस का, लेकिन मान लो तुम्हें रोक लिया कृषि अधिकारी ने। तुम्हें किसने रोक लिया, कृषि अधिकारी ने या किसी और अधिकारी ने, और वो कहने लगा पैसे दो या चालान कटवाओ, तो तुम कहोगे कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये काम किसका है, पुलिस का। तो इसे कहते हैं प्रतिषेध लेख। अपने अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार प्रयोग करना, इसे रोकने के लिए कौन सी है, प्रतिषेध लेख। फिर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या करता है कि बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालयों से केस ले लेता है। बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालयों से केस ले लेता है। कैसे ले लेता है, मान लो कोई केस लटक रहा है, उस पर कार्रवाई हो ही नहीं रही है, कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, सालों साल हो लिए, तो तुमने हाई कोर्ट में अपील कर दी, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, जो छोटा न्यायालय, जो जिला न्यायालय है, उससे केस अपने पास बुला लेगा कि लो भाई तुम्हारे से नहीं हैंडल हो रहा, तो मुझे दे दो, तो ये मुझे दे दो। अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति ने अपने अधिकार के अलावा, अच्छा कुछ हो रहे हो, ठीक है, समझता है। अधिकार प्रच्छा, मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया जिसके पास उसका अधिकार नहीं था। अभी जो हमने एग्जाम्पल समझा था थोड़ा सा गलत हो गया, उसे सही कर लेते हैं। अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा में क्या है कि किसी व्यक्ति ने तुमसे ऐसे काम बात कह दी जिसका उसको अधिकार
नहीं है। कहने का मतलब, मान लो तुम सरकारी अस्पताल में गए और वो तुमसे बाइक के लिए फाइन भरवाने लगे कि भाई इसका पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो तुम क्या कहोगे? उससे अधिकार पूछोगे ना, तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरी बाइक का फाइन चेक करने का? तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर इलाज कर सकते हो, तुम इलाज कर सकते हो, तुम फाइन नहीं ले सकते। तो ये क्या होता है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय। अब देखो हमने ये 5 रिट्स पढ़ी। अब ये 5 रिट्स कहाँ कहाँ लग सकती है? या तो उच्चतम न्यायालय में केस कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर उच्च न्यायालय में डायरेक्ट, या तो हाई कोर्ट, या तो डायरेक्ट कौन से में? हाई कोर्ट में, या फिर डायरेक्ट कौन से में? सुप्रीम कोर्ट में। आपकी मर्जी, आप किस में भी कर लो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आपको कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है? 32। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में केस करना है तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है? 32। अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हो तब आपको कौन सा यूज करना पड़ता है? 226। सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। और ये आपकी 5 रिट्स हो गई। और इसी तरीके से हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कितने प्रकार के अधिकार है। कितने प्रकार के अधिकार है? 6। अगला आते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का चौथा भाग। संविधान का चौथा भाग क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 समझते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। इसमें और मौलिक अधिकार में क्या फर्क है? इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवा सकते। मौलिक अधिकार के लिए तो आप क्या करते थे? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते थे, लेकिन इनके लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालयों में केस नहीं कर सकते। आप न्यायालयों में केस नहीं कर सकते। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना मतलब एक राज्य दूसरे का कल्याण करेगा। ये संकल्पना कहाँ से ली गई थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और सभी को पता है कि राज्य किसी व्यक्ति का कितना अच्छे से कल्याण कर रहे हैं, मुझे तो बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी समझदार व्यक्ति हो तो समझ सकते हो। चलिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? भाई कल्याणकारी राज्य करता क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय देता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय देता है मतलब सभी को भेदभाव खत्म करना और सभी आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सके, इतना आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाना। दोनों में से कौन सा काम कितने अच्छे तरीके से हो रहा है सभी को पता है। अब समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक में 36 से 51 तक पढ़े। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आप चाहो तो सारे रट सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 39B, कौन सा? 39B, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब मान लो किसी को ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इसने 2 रुपये की चोरी करी, इसने चोरी करी तो इसे 2 साल की सजा, और इसने चोरी करी तो इसे 2 महीने की सजा। नहीं, अगर चोरी की सजा 2 महीने है तो 2 महीने, 2 साल है तो 2 साल सभी को। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों का ही जो वेतन है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। चाहे कोई सी भी जाति हो, चाहे लिंग हो, चाहे कि कुछ भी हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कौन कर रहा है। बस आपको क्या फर्क पड़ता है कि काम क्या हो रहा है। अगर काम सेम है तो उनका वेतन भी क्या होगा? सेम होगा। 39B, सार्वजनिक धन का स्वामी। भाई जितने भी हम टैक्सेस भरते हैं या जो हम फाइन्स भरते हैं वो सारा कलेक्ट होके किसके पास जाता है? राज्य के पास। 39C, धन का समान वितरण। फिर जब धन हमने टैक्स के रूप में सरकार को दे दिया तो वो क्या करती है? वो हम पर खर्च करती है, या फिर हमें पेंशन के रूप में या छूट के रूप में देती है। तो वो क्या करती है? धन का समान वितरण। समान होता है कि कितना असमान होता है पता ही नहीं। 40, आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का संगठन, मतलब गांवों में जो पंचायत होनी है, जो उनके चुनाव वगैरह होनी है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य की। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 किससे है? ग्राम पंचायतों का संगठन, कि गांव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। आर्टिकल 41 ये भी इंपॉर्टेंट है। विशेष दशा में काम, शिक्षा व लोक सहायता। विशेष दिशा में मतलब कि कोई विधवा हो गई, कोई वृद्ध है, तो उनको जो पेंशन वगैरह जो दी जाती है, जितनी भी राज्य सरकारें पेंशन निकालती है, विधवा पेंशन,
विकलांग, वृद्धा पेंशन, जितनी भी पेंशन निकलती हैं ये सभी किसके अकॉर्डिंग निकलती है? विशेष दशा में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाना, आर्टिकल 41। फिर है आर्टिकल 43। इसमें क्या करता है कि मजदूर और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। भाई किसी ने कोई छोटा सा व्यापार शुरू किया, किसी ने अपने घर में कोई फैक्ट्री मशीन लगा ली, किसी ने कुछ काम शुरू कर दिया, तो उसको प्रोत्साहित करना है। ऐसा नहीं है कि उसकी मशीन भी उखाड़ के फेंक दो कि नहीं भाई तू नहीं कर सकता, नहीं, उसे प्रोत्साहित करो कि आज तूने एक मशीन लगाई, कल को 2 लगा, फिर 4 लगा, ऐसे बढ़ाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला है आर्टिकल 44। कौन सा? आर्टिकल 44, समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड जिसे बोलते हैं, कॉमन सिविल कोड। अभी लगा नहीं है, लेकिन कॉमन सिविल कोड किसके लिए है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कॉमन सिविल कोड में क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून। अभी आप देखते हो जैसे तलाक है या कुछ है, प्रॉपर्टी की बात है, तो मुसलमानों के लिए अलग रूल है, भाई उनके धर्म के अनुसार अलग रूल है, हिंदुओं के धर्म के अनुसार अलग रूल है, इस तरीके से है। तो ये सभी नियम एक से होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए एक व्यक्ति के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? समान आचार संहिता, समान सिविल संहिता। 48, आर्टिकल 48 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन का संगठन। भाई राज्य में खेती हो, पशुपालन हो, इसको प्रोत्साहन देना भी किसका काम है? राज्य सरकारों का। अगला एक इंपॉर्टेंट है बहुत, 48A, रट लीजिएगा, 48A, पर्यावरण का संरक्षण। जो एनवायरनमेंट है, इसकी जो सेफ्टी है, ये काम किसका है? राज्य का। कौन से आर्टिकल के तहत? 48A, पर्यावरण का संरक्षण। अगला देखते हैं आर्टिकल 49, स्मारकों स्थानों का संरक्षण। मतलब जैसे ताजमहल है, आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, या इस किसी राज्य जैसे दिल्ली में देखते हैं लाल किला है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है, संसद है, बहुत सारी घूमने फिरने की जगहें हैं, राष्ट्रीय स्मारक है, इंडिया गेट है। तो इन सभी का जो संरक्षण है, जो सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, वो भी किसका काम है? राज्य सरकारों का, कि भाई उन्हें करना पड़ेगा। आर्टिकल 50, तो इस प्रकार जितने भी सार्वजनिक स्थल है, स्मारक है, स्थान है, इनकी जो प्रोटेक्शन है वो किसके तहत है? आर्टिकल 49, और ये भी कौन करेंगे? राज्य। फिर है अगला आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखना। कहने का मतलब किसी अधिकारी ने कोई गलत काम किया तो उसके लिए केस कहाँ पे होगा? न्यायपालिका में। लेकिन अगर मान लो ये दोनों ही आपस में मिली भगत कर लेंगे तो फिर अधिकारी को सजा कैसे मिलेगी? यानी कि ये मिली भगत ना हो पाए, ये किसका काम है? राज्य सरकारों का। कि भाई जो कार्यपालिका है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी अधिकारी हैं, चपरासी जो भी हैं, और जितने भी जज हैं, वकील हैं और ये हैं, इन सब में आपस में कोई मिली भगत ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी को पता है। लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका में मिली भगत ना हो, अलग अलग रखें। तो ये आर्टिकल कौन से में है? 50 में। और किसका काम है? राज्य सरकार। अगला देखते हैं आर्टिकल 51, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है और कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, माइक हिल गया थोड़ा सा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसका जो काम है वो भी किसका है? राज्य सरकारों का। कौन सा आर्टिकल के तहत? 51 के तहत। भाई 50 में क्या था? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखना, मिली भगत ना हो पाए इन दोनों के बीच। और आर्टिकल 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति रखना। अंतरराष्ट्रीय की वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि केंद्र का काम है, नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना भी किसका काम है? राज्य सरकारों का। अब 51 तक का तो हमने ये पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा राज्यों में थोड़ा सा काम और है। 350, आर्टिकल 350 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना भी किसका काम है? राज्य सरकारों का। कौन सा आर्टिकल के तहत? 350A। क्या कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सभी बच्चों को क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए मातृभाषा में। अगला 351, आर्टिकल 351 के तहत क्या कहता है कि हिंदी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये भी काम किसका होता है? राज्य का, कि भाई राज्य अपने वहाँ पर हिंदी को क्या करें? प्रोत्साहित करें। तो आर्टिकल 351 के तहत। तो आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा भाग पढ़े। भाग में क्या क्या पढ़े? हमने मौलिक अधिकार पढ़े। मौलिक अधिकार में हमने सारे जितने भी मौलिक अधिकार होते थे वे पढ़े। और फिर हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको अलग से आपको समझाने की पूरा प्रयत्न करूँगा। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे।
और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम अगले अपने भाग के साथ में। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, बाय।